नमस्ते दोस्तों, मैं एनडी पाटिल पिलीवकर रिफॉर्म एग्रो सॉल्यूशंस इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। हम कुछ जानने के लिए खेती के बारे में, जमीन के बारे में, पानी के बारे में, हम सब जो खाद डालते हैं, चाहे वो खाद केमिकल हो या अपना नैसर्गिक हो यानी कि प्राकृतिक हो, उसके बारे में हम कुछ चर्चाएं करेंगे। हमारी जमीन कैसी होनी चाहिए, जमीन का हम जब अभ्यास करते हैं, जमीन का हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी में हम क्या सीखते हैं। जब हम हमारी मिट्टी किसी लैबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में हम लेके जाते हैं, वहां पे क्या चेक करते हैं और चेक करने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद उसका क्या करना है। दोस्तों, किसान भाइयों, ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान में हम मिट्टी लेते हैं, किसी प्रयोगशाला में जाकर हम उसका पूरा पृथक्करण यानी कि एनालिसिस करते हैं, क्या है उसमें, हमारी जमीन क्या है, हम जिस मिट्टी में खेती करते हैं वो मिट्टी क्या है, ये हम जब तक नहीं जानेंगे तब तक हमें बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। अगर हमने अपनी मिट्टी को समझ लिया, हमने मिट्टी को चेक किया, ओके चेक किया, लेकिन आज तक करोड़ों लोगों ने मिट्टी चेक किया है, उसका एनालिसिस किया है, लेकिन उसके बाद किया क्या मालूम नहीं। जिस लैब ने, जिस प्रयोगशाला ने हमारी मिट्टी को चेक किया, वो प्रयोगशाला एक दो चार कंपनियों के साथ जुड़ी रहती है और उन्होंने उनका प्रोडक्ट हमें थमा दिया। उसी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए हमें प्रेरित किया और हमारे उत्पाद में, हमारे यील्ड में कुछ बढ़ोतरी नहीं आई। क्या आई? क्या नहीं आई। तो मिट्टी पानी चेक करने के बाद वो रिपोर्ट को कैसा समझा जाता है, किस तरह से पढ़ा जाता है, इसके ऊपर आज ये एनडी पाटिल पिलीवकर रिफॉर्म एग्रो सॉल्यूशन का ये यूट्यूब का वीडियो है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में जब हम मिट्टी चेक करते हैं तो सबसे पहले उसको चेक करते हैं पीएच। बहुत सारे लोगों को हम पूछेंगे, यहां तक कि प्रयोगशाला के लोगों को भी पूछेंगे जो मिट्टी को देखता है, परखता है, उसका एनालिसिस लैब में करता है, उसी को भी इसका अगर लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे तो मालूम नहीं है। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है पोजीशंस ऑन हाइड्रोजन आयन। पोजीशंस यानी कि PUSSIENS, पोजीशंस क्या होता है? ये अलग किसी भाषा का शब्द है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इसका अर्थ होता है प्रेशर। प्रेशर हाइड्रोजन आयन पे कितना प्रेशर है, इसका अर्थ यह होता है। और उसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसको बोलते हैं पीएच। हमारे मराठी में इसको सामू बोलते हैं, हिंदी में क्या इसका लफ्ज क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये अभी तक मुझे भी मालूम नहीं है। कमेंट करके आप बोल दीजिए जिसे मालूम है उसे। दोस्तों, ये पीएच कितना होता है हमारे देश में, पूरे हिंदुस्तान में? दोस्तों, कोई भी कृषि का, किसानों का कोई प्रोग्राम हो, उनको गाइड करने के लिए कोई साइंटिस्ट आते हैं, तो मैंने आज तक नेशनल
रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप इनके साइंटिस्ट आए हैं, तभी वो सॉइल साइंटिस्ट आता है, यानी कि मिट्टी का ज्ञाता आता है, अन्यथा मिट्टी का ज्ञाता किसी भी प्रोग्राम में नहीं होता। अगर किसी भी हम साइंटिस्ट को पूछेंगे, किसी भी जानकार को पूछेंगे, हम बोलेंगे कि मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए, तो वो बोलेंगे 7, 7.5, 8। ओ रे बाप, 7, 7.5, 8, यानी कि आप क्या बोल रहे? केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र है, इस रसायन शास्त्र में पॉइंट को बहुत अलग महत्व है, बहुत ही अलग महत्व है। दोस्तों, इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए? पीएच जो नॉर्मल है वो कम से कम 6 होता है, ज्यादा से ज्यादा 7 होना चाहिए। नॉर्मल रेंज 6 to 7, 6 से लेके 7 तक। क्यों? क्योंकि हम जो नाइट्रोजन डालने वाले हैं, फास्फोरस डालने वाले हैं, पोटैश डालते हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, द्वितीय अन्नद्रव्य है। देन जिंक है, फेरस है, मैंगनीज है, Mn। मैंगनीज और मैग्नीशियम अलग है, दोनों अलग है। उसके बाद कॉपर है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है एंड क्लोरीन है। ये टर्शरी न्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये सभी के सभी हम हमारे जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर लेके, रासायनिक खाद लेके हमारे मिट्टी में, हमारे पौधों के लिए, हमारे फसल के लिए डालते हैं, तो वो पौधों को, वो फसल को पूरा का पूरा मिलना चाहिए, बराबर। लेकिन कब मिलेगा? हमारे जमीन का पीएच 6 से लेके 7 तक होगा, तभी मिलेगा। जैसे जैसे 7 से आगे पीएच बढ़ता जाता है, वो डाला हुआ खाद जो है हमारे फसल को और पौधों को, हमारे वृक्ष को कम मिलते जाता है। इसलिए ये पीएच इतना होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो हिमालय की चोटियां हैं, सातपुड़ा की पर्वत रेंजेस है, या हमारा महाराष्ट्र में जो सह्याद्री का पर्वत का जो स्लोप वाला एरिया है या टॉप वाला एरिया है, उस एरिया में हमारे जमीन में पीएच 6 से कम है। पीएच 6 से कम है। 6 से कम कितना है? तो 6 से कम वो 4 तक आता है, कभी कभी 4 तक आता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना गया है आज तक? दोस्तों, 9 से लेकर 9 तक बहुत है। 8, 8.5 से लेके 8.5 to 9 बहुत जगह है। ये 9.5 के आगे भी चल रहा है। ये पीएच बढ़ गया है। इधर ज्यादा 7 से आगे अगर पीएच होता है तो उसको हम अल्कलाइन कहते हैं, अल्कलाइन। और 6 से नीचे आता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, एसिडिक। और 6 से 7 जो होता है उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल पीएच। और न्यूट्रल पीएच जब रहेगा तब हम सबने जितना खाद डाला है वो पूरा का पूरा हमारे पौधों को, हमारे फसल को मिलेगा। सिर्फ पीएच अच्छा होने से ही अपने सभी खाद अपने पेड़ों को मिलेगा ऐसा है नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जिससे डाला हुआ खाद हमारे फसल को नहीं मिलता। वो क्या है वो भी एक बार नोट डाउन करेंगे, और उसके बाद पूरा पीएच क्या है और अलग अलग बातें क्या है ये हम सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों,
2 नंबर पे जब हम सॉइल एनालिसिस करते हैं, यानी कि मिट्टी को जांचते हैं प्रयोगशाला में, तो 2 नंबर पे आता है ईसी। ईसी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मिट्टी के कण से जो विद्युत यानी कि लाइट, इलेक्ट्रॉनिक आयंस जो ट्रांसफर होते हैं उसको ईसी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। तो उसका विद्युत भार क्या है, यानी कि ईसी यानी कि विद्युत भार कितना है। ये हमारे जमीन में 0.90 यानी कि 90, ओनली 90 नहीं है, 0.90 यानी कि 1 के थोड़ा करीब और ज्यादा से ज्यादा 1.1 यानी कि 1.10, ये इतना ईसी होना चाहिए। पीएच के अदलाव बदलाव से और जमीन में जो चुनखड़ी होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहता है, बाइकार्बोनेट्स रहते हैं, सोडियम रहता है, क्लोराइड्स रहते हैं, फ्लोराइड्स रहते हैं, बहुत सारे अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हमारे जमीन में होते हैं। ऊपर से ये हमने रासायनिक खाद डाला और वो रासायनिक खाद का बैलेंस नहीं है, तो हमारा ईसी गड़बड़ हो जाता है और पीएच भी गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है। जो भी हम खाद डालते हैं मिट्टी के अनुसार उसकी जांच कर उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों 3 नंबर पे हम जो देखते हैं प्रयोगशाला में जो रिपोर्ट आता है, तो 3 नंबर पे होता है ओसी, ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो 2%, 2% से ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 2% तक होना चाहिए। 2 से आगे कहीं मिलता नहीं है, और जहां कहीं भी मिलता है 2% से आगे जाएगा तब भी ये न्यूट्रिएंट फसल को मिलने वाला है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और 2 के जैसे जैसे नीचे आते हैं तब भी कम होते जाता है। तो ये अभी के जमाने में ईसी जो है कहीं कहीं 0.1 या 0.2 या 0.3 या कहीं कहीं 4 के भी आगे 4.5 यहां तक भी ईसी गया है। लेकिन ओसी पूरे भारतवर्ष में कितना होता है, तो वो होता है 0.1 टू 0.4। दोस्तों जो गन्ने का जो कचरा होता है, नीचे बचा हुआ जो ल्यूज होते हैं, वो पहले जमाने में जलाते थे, अब के जमाने में थोड़ा सा बचाते हैं, जलाते नहीं है, तो उससे ऑर्गेनिक कार्बन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो हर क्रॉप में हम अगर जलाएंगे नहीं, प्लांट रेसिड्यू जो हम फसल निकालेंगे तो उसका जो नीचे पीछे बचा हुआ है वो अगर गाय भैंस खाने योग्य है तो खाएंगे। अगर गाय भैंस भी नहीं खाएंगे, दूसरे किसी उपयोग में नहीं आएगा, तो हमारी जमीन के उपयोग को आएगा, उससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। तो 3 नंबर पे चेक करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन। 4 नंबर जो होता है जमीन की मिट्टी जांचने के लिए, वो चुनखड़ी ये 5% से 5% से कम होनी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए। जैसे जैसे चुनखड़ी ज्यादा होती है, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू हम किसे कहते हैं, कर्नाटका के 1-2 डिस्ट्रिक्ट, गोवा का कुछ एरिया, कोल्हापुर, सातारा, सोलापुर, पूना, नगर, नासिक, और नासिक के आगे गुजरात में अहवात, जो ये रेंजेस है इसको हम सह्याद्री रेंजेस बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं। यहां पे ये चुनखड़ी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जो जितना चूना बढ़ेगा जमीन में, चुनखड़ी में यानी कि कैल्शियम,
कार्बोनेट। कैल्शियम में बाइकार्बोनेट भी होते हैं, लेकिन वो अलग होते हैं। दोस्तों, ये जितना बढ़ेगा उतना प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद यानी कि किसका प्रॉब्लम होगा? ये पूरे के 13 प्रकार के खाद फसल को, पौधों को मिलने के लिए प्रॉब्लम होगा। पांचवा जो होता है वो सोडियम होता है। छठवा होता है वो क्लोराइड्स होता है। हमारे एमओपी वगैरह जो खाद होते हैं ना, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश, उसमें 50% क्लोराइड्स आता है। इसीलिए जो वेल वर्गीय पीक होते हैं, यानी कि सरपेक्टेंट जो ये होता है, यानी कि जिसका जो पौधा है, यानी कि करेला है, अंगूर है, बहुत सारे जैसे यानी कि रिच गोल्ड है, ऐसे जो फसल होती है उसको क्लोराइड का टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होता है। सॉरी, इसलिए सोडियम एंड क्लोराइड ये भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे हैं, फ्लोराइड्स है और बहुत है। और ये हो गए फिजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि फिजिकली कौन ये खाद को, फसल को मिलने से रोकता है, ये फिजिकल पैरामीटर हो गए। फिजिकल और केमिकल भी बोल सकते हैं इसको। जो नेचुरल है वो क्या है वो भी देखेंगे। नेचुरल जो होता है, नेचुरल के बारे में हम एक बार और देखेंगे। नैसर्गिक जो होता है उसमें जो है विंड वेलोसिटी यानी कि हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, हवा का तेज बहाव, हवा का बहाव जो होता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर। इसके अगर हवा का बहाव ज्यादा तेजी में जाता है तो ये डाले हुए खाद अपने फसल को कम मिलने लगते हैं। दूसरा होता है वो है तापमान, टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, ये टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस के आगे, 36 डिग्री सेल्सियस के आगे, यहां 24 से 36 में अगर टेम्परेचर है तो सभी खाद जमीन में डाले हुए हमारे पौधों को बहुत ही सहजता से मिलते हैं। अन्यथा 36 के ऊपर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, ये खाद कम मिलते जाएंगे। 24 के नीचे जैसा जैसा ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत कम टेम्परेचर आएगा तो खाद भी कम जाएगा। उसके बाद 16 के नीचे अगर आता है तो बहुत कम ऐसे फसल होती है, उसको खाद मिलता है कम इसमें। नहीं तो 16 के नीचे, यानी कि हमारे जो सर में हम बालों को जो कोकोनट ऑयल लगाते हैं, नारियल का तेल लगाते हैं, अगर वो हमारे बोतल में जम जाता है तो समझ लेना कि 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। उस वक्त हमारे पौधे जमीन से कुछ नहीं ले पाएंगे। तो विंड वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो हमारे पौधों को डाला हुआ खाद मिलने से बाधा लाते हैं। कम मिलता है, थोड़ा कम मिलता है या बहुत कम मिलता है। दोस्तों, ये जो सॉइल केमिस्ट्री है, मिट्टी का विज्ञान है, जब हम एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ाई करते थे, ये बहुत हमें समझ में नहीं आता था। बहुत यानी कि हम डरते थे ये सब्जेक्ट्स में। लेकिन ये पढ़ने के बाद हम जैसे बाहर आ गए, जब हम सूरज निकलने से सूरज डूबते तक हम किसानों के साथ हमने जब अध्ययन किया, हमने बहुत प्रैक्टिस किया, तब हमारे ये समझ में आने लगा। और इसको डॉक्टर MSR राजू सर और मैंने बहुत इसको सिंप्लीफाई करके लोकल लैंग्वेज में, किसानों की भाषा में, किसान समझेगा इस तरह की भाषा में हमने इसका डिजाइन किया, अध्ययन किया, और हम
उसी भाषा में लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर MSR राजू सर जो है ये हमारे हैदराबाद में रहते हैं। उनका नेटिव जो है खुद वो किसान हैं, PhD डॉक्टर भी है, किसान भी है। 16 एकड़ मैंगो आम का बगीचा तिरुपति के पहले जो कोडूर रेलवे स्टेशन लगता है वहां पे उनका आम का बगीचा है। ऐसा ये वैज्ञानिक है, आज भी वो आम के पेड़ पे कुल्हाड़ी लेके जाता है और उसके ऊपर जो बांडगुल आता है उसको तोड़ देता है। बहुत मिट्टी का ये शास्त्रज्ञ, वो वैज्ञानिक जिन्होंने मुझे खूब पढ़ाया। हालांकि अभी 1 साल से वो अफ्रीकन कंट्रीज में जाते हैं, उन्होंने बड़े बड़े वहां पे प्रोजेक्ट्स लिए हैं, बहुत बड़ी कंसल्टेंसी वहां पे लिया है। तो इंडिया में गए साल से वो बहुत कम रहते हैं। तो मैं उनसे ये हिंदी में वीडियो बनवाना चाहता था, लेकिन उनके आज्ञा लेके, आज्ञा तो लिया नहीं, अभी यूट्यूब से ही उनसे आज्ञा लेता हूं। डॉक्टर राजू सर, मैं आपने जो हमें पढ़ाया है और हमने जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अध्ययन किया है, सॉइल साइंस का अध्ययन किया है, दोनों को मिला के किसानों को हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बाद में इंसेक्ट होते हैं, फंगस होते हैं, उसी के कारण भी हमारे फसल को, हमारे पौधों को बाधाएं आती है। लेकिन इतनी बाधाएं नहीं आती जो कि कीड़े मकोड़े से या रोग से आती है। उससे ज्यादा बहुत बाधाएं ये मिट्टी की होती है, पानी की होती है, हमारे नेचर की होती है, यानी कि हमारा निसर्ग जो है इसकी होती है। उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हमने ये किया और आप बोलेंगे तो हर एक जो फैक्टर्स इतने अफेक्ट करते हैं 7-8, तो इसका हम निराकरण कैसे करेंगे? दोस्तों, ये नेचुरल फैक्टर जो है उसका हम बहुत कम, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ लिमिट है। एक लिमिट की तरफ हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो pH, EC वगैरह जो है, इसके ऊपर हम बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हवा का बहाव जो है, यानी कि तेज रफ्तार जो हवा की है, उसको हम बहुत 5% ही कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर का भी मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो बची हुई चीजें हैं जो मैंने आपको बताया, उसको बहुत अच्छी तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसका अध्ययन करके, समझकर, सीखकर, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी किसान अगर स्कूल में नहीं गया लेकिन अध्ययन नहीं कर सकता, ऐसा होता नहीं है। सभी के सभी लोग अध्ययन कर सकते हैं। अब थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ आदमी तो बहुत अध्ययन कर सकता है। इसको जरूरी नहीं है कि बायोलॉजी सीखा हो। जो हम दिल से, जो हमने सीखा है, वो हमारी लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाने की जो कोशिश करते हैं, दिल लगाकर कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बातें खेती के बारे में किसान जान जाए, जाग जाए, सीख जाए, उसका 70% खर्चा कम हो जाए। यही हमारी मनोकामना है दोस्तों। तो किसान भाइयों, हम देखेंगे ये pH ये 6 से लेकर 7 तक होता है, लेकिन 9, 9.5 तक का कहां तक गया? और हमारे हिंदुस्तान में करीब 8 से 8.5 तक pH का करीब 60 to 70% लैंड जो है, 60 to 70% लैंड ये 8 pH से लेकर 8.5 pH तक गया है। दोस्तों, आप कहेंगे ओके, 8 से 8.5 तक गया या 9.5 तक गया तो क्या होगा? ये मैं आपको पहले सिखाता हूं, दिखाता हूं, और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि pH बढ़ने से ये न्यूट्रिएंट कितना कम मिलता है हमारे पौधों को, तो वो देखेंगे। दोस्तों, जब ये pH 6 से 7 होता है तो पूरा का पूरा खाद हमारे फसल को मिलता है। लेकिन ये pH
7.1 हो गया, 7 से 7.1, यानी 1 का 10वां भाग इतना ही पीएच बढ़ा तो 3% हमारे प्लांट को नहीं मिलेगा। ये पीएच 7.2 होता है, 7.2 होता है, तो हमारे इसको 6%, 6% हमारे पौधों को खाद नहीं मिलेगा। 7.3 अगर इसका पीएच बढ़ेगा तो 9% हमारे फसल को खाद नहीं मिलेगा। हमारे जड़ों के पास हमारे पौधों का जो मूल होता है, रूट होता है, वहां पे होने के बावजूद भी हमारे फसल को नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर ये पीएच 8 तक चला जाता है, कहां तक चला जाता है? अगर 8 तक चला जाता है तो 30% ऊपर से डाला हुआ रासायनिक खाद हमारे पौधों को नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये पीएच 8.5 यानी कि 8.5 हो जाए तो 45% इतना खाद हमारे फसल को नहीं मिलेगा। 9 पीएच को अगर होता है, 9 पीएच को, तो 60% खाद हमारे फसल के जड़ों के पास होने के बावजूद भी हमारे पौधों को, फसल को नहीं मिलेगा और उतना उत्पाद, उतना प्रोडक्शन हमें कम मिलेगा। अगर ये इतना नहीं मिलता है और ये खाद जमीन में जम जाता है, वहां पे स्टोर रहता है, उसकी गुठलियां हो जाता है, तो क्या होता है? तो जमीन और भी खराब हो जाती है। दोस्तों, बराबर याद कीजिए, पुराने जमाने में हमारे मिट्टी के अंदर बरसात रुकने के बाद जो नमक ऊपर आता है वो पुराने जमाने में बहुत कम था, लेकिन इस जमाने में बहुत नमक ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खाद हमारे जमीन में हमने डाला है, हमारे पौधों को नहीं मिला, क्योंकि पीएच बढ़ गया है। और पीएच बढ़ने के बाद इतना खाद हर साल हमारे जमीन में पूरा स्टोर होता है, फिक्स होता है, उससे हमारी जमीन खराब हो रही है, पीएच बढ़ रहा है, ईसी भी कम ज्यादा अनबैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन को भी प्रॉब्लम हो रहा है, और हमारे जमीन के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे मिट्टी के लिए, हमारे पौधों के लिए और हम सब जो सजीव जनजातियां हैं, प्राणी हैं, सभी के लिए जो होता है जमीन में, अच्छे जीवाणु, अच्छी बुरसी और अच्छा वायरस, तो ये सभी को कम हो रहा है, क्योंकि जमीन में पोल्यूशन हो रहा है। जमीन को जो नहीं होना चाहिए वो बढ़ रहा है, इसीलिए जमीन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी के कारण साल दर साल, हर साल जमीन खराब होती जा रही है। उसके ऊपर हम कुछ नेशनल एजेंडा, जाने दो, नेशनल एजेंडा का हम उम्मीद नहीं करेंगे दोस्तों, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए, हम क्या कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हम करेंगे। किसी से उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद आएगी, उम्मीद आएगी, सुन रहे हैं हम, उम्मीद आएगी। वो उम्मीद की राह देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां चल बसी, उसकी राह देखते देखते किसान ऐसे करते करते रह गया, लेकिन उम्मीद दिखाई नहीं दी। तो उम्मीद पे हम कायम नहीं रहेंगे दोस्तों, हम काम करेंगे। उम्मीद बिल्कुल नहीं करेंगे, हम काम करेंगे, हम सीखेंगे, हम खेती में खर्चा कम करेंगे, बहुत अच्छा अनाज पैदा करेंगे,
और हम खुद से बचेंगे, क्योंकि किसान बहुत ही हर साल प्रॉब्लम में जा रहा है, पर बहुत कर्ज हो रहा है। इससे कैसे मुक्ति पाना है ये भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले ये सीखेंगे जो एग्रीकल्चर का बेसिक है। दोस्तों, ये 60% तक ये पीएच बढ़ गया। ये पीएच बढ़ता क्यों है? ये पीएच बढ़ता कैसे है? इसके रसायन में जब हम रासायनिक खाद डालते हैं दोस्तों, जितना भी हम गोबर का खाद डालेंगे, जितना भी हम अपने वनस्पति का खाद डालेंगे, उससे उसमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट बैलेंस में होते हैं। उससे पीएच खराब नहीं होता, उससे पीएच या ईसी सभी जमीन अच्छी हो जाती है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद का हम इधर उधर इस्तेमाल करेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो ये जमीन हमारे हर साल खराब होती जाएगी। और दोस्तों, इस 60% तक गया है। लेकिन जब ऐसा ही हम करते रहेंगे तो दोस्तों, ये जमीन का पीएच अगर 10.5 हो जाएगा। हमने 1960 से लेके 65 से ये रासायनिक खाद शुरू किया, तो आज तक यानी कि कितने साल हो गए? करीब 30 और 20 50 साल में हम हमारे जमीन का पीएच 7 से लेके 9.5 तक लेके चले गए। तो ये 9 से 9.5 का जो पीएच है, या एवरेज 8.5 का पीएच है, ये 10 तक जाने के लिए, 10.5 तक जाने के लिए और 50 साल लगेंगे शायद। लेकिन हमारे एग्रीकल्चर का, हमारे फसल का उत्पाद जो है बहुत बहुत कम होते जाएगा। दोस्तों, अगर ये 10.5-11 तक जमीन का पीएच गया तो अकाल आएगा, बहुत बड़ी बीमारी आएगी। और हमने कोरोना के में 1 साल के अंदर कोरोना का वैक्सीन निकाल लिया, लेकिन दोस्तों 100-200 1000 साल जाएंगे, उस बीमारी की दवा बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उस बीमारी का नाम होगा स्टार्वेशन, भूख का अकाल। भूख का अकाल। दोस्तों, किसी जमीन में अगर 10.5-11 तक अगर पीएच जमीन का जाएगा, उस जमीन में कुछ भी उगेगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या खाएंगे? तो ये अकाल आ जाएगा, भूखमारी आ जाएगी, और उसमें से कोई भी बच नहीं सकता। इस अकाल को हम रोक सकते हैं। दोस्तों, ये वैज्ञानिक जो है ये सभी जानते हैं, लेकिन क्यों इंतजार करते हैं? किसका इंतजार करते हैं? वहां पे बैठ के हमारे किसानों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन किस बारे में सोच रहे हैं मालूम नहीं है। लेकिन इसे हम बचा सकते हैं। इसी उम्मीद से मैं आपको इतना दिल लगा के पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, ये पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, ये पढ़ना ही चाहिए। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस ACSS हर सेमिस्टर को हमारे बीएससी एग्रीकल्चर को ये सब्जेक्ट था। पूरे भारतवर्ष में हर विश्वविद्यालय में है, कृषि विश्वविद्यालय में। लेकिन ये सीखने के बाद हम प्रैक्टिकल दुनिया में हमने क्या किया मालूम नहीं है। लेकिन किसी ने नहीं किया इसका मतलब कोई नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, किसान भाइयों, वो मैं कर रहा हूं, सबको आप सिखाते जाओ और हमारी दुनिया बचाने की कोशिश करो। दोस्तों, क्या होता है, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, नैसर्गिक फार्मिंग करो, ये मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जब से आए तब से एक हरित क्रांति बहुत बड़ी हुई है। और दोस्तों, सबसे पहली बार जो केमिकल फर्टिलाइजर हम हमारे फसल को देते हैं, पौधों को देते हैं, दुनिया में आज तक उसका रेसिड्यू नहीं आया। अगर हम बहुत सारा नाइट्रोजन डाल देते, फास्फोरस डाल देते, उससे जमीन खराब हो रहा है, लेकिन उसका जो फसल निकलती है उस फसल में प्रॉब्लम नहीं आता, वो खाने से कोई भी बीमारी नहीं बढ़ती। और ये जो पूरे के पूरे खाद है, ये सभी पौधों को होना है,
सभी पेड़ को लगते हैं, हमारे जैसे सभी के सभी जीव जंतु को लगते हैं। दोस्तों, हमारे इस पृथ्वी पे 84 लाख जीव जंतु है। हमारे इस पृथ्वी पे 84 लाख जीव जंतु है। ये 84 लाख जीव जंतु में 84 लाख बहुत सारे अध्यात्म में बताया है, हमारे पृथ्वी के ऊपर 84 लाख योनि के बाद ये मानव जन्म होता है। बराबर है, एकदम बराबर है। लेकिन क्या होता है वो 84 लाख जीव जंतु में 25% 25% फोन सांग माझं रेकॉर्डिंग चालू आहे म्हणून, नाही तर त्या फोनवर करतील सगळं बंद होईल ते घे पटकन आणि बोल तिकडे। तो 84% जो जीव जंतु है उसमें 25% 25% जो है वो प्लांट्स है, वनस्पति है, फसल, झाड़, पेड़, पौधे है। उसके बाद बाकी के जीव जंतु है। परसेंट बोल रहा हूं 25%। और ये 25% जो निसर्ग हमारा है, इसने ये जो जमीन में केमिकल फर्टिलाइजर हो या प्राकृतिक खाद जो मिट्टी में ओरिजिनल होता है वो हो उसको लेने की क्षमता हमारे पेड़ पौधों को दिया है। हम डायरेक्टली यूरिया नहीं खा सकते, डीएपी नहीं खा सकते, पोटाश, जिंक, कैल्शियम नहीं खा सकते। ये सबसे पहले हमारे पेड़ पौधे लेते हैं, उसका एक अन्न तैयार करते हैं, उसके बाद बाकी सभी के सभी प्राणी मात्र जीव जंतु, हम बीमार पड़ने के बाद जो वायरस आता है हमारे शरीर में, जो जीव जंतु आते हैं, बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, उसको भी यही रखता है। तो हमारी सबसे पहली देवता जो है वो है सूर्य, वरुण यानी कि जो बारिश गिरता है वो, पेड़ पौधे तीसरी बार हमारा ये है, अग्नि देवता है। तो दोस्तों इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों हमने ये पूरा सीख लिया। तो ये जो न्यूट्रिएंट है केमिकल डालने के बाद भी दुनिया में अंगूर भारत से या बहुत सारे सब्जियां या बहुत सारे फल हम यूरोप में भेजते हैं, तो वहां के लोगों ने बोला है कि हमारे जो आप खाद भेज रहे हैं उसमें 200-250 दवाओं की उन्होंने लिस्ट दिया है। उसमें 1 किलो फल में वो जो समझो फॉर एग्जाम्पल 1 किलो फल में एक इंसेक्टिसाइड है, मानो कि इमामेक्टिन बेंजोएट है, इमामेक्टिन बेंजोएट। वो 1 किलो फल का वो क्रशिंग करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, तो वो इमामेक्टिन बेंजोएट हो या M40 मैंकोजेब हो या एंट्राकॉल हो या कोई भी दवा हो, ऐसी करीब करीब 300 दवाइयां हैं। उसमें 1 किलो क्रश करने के बाद, उसका पानी करने के बाद चेक करेंगे तो उसमें वो एक दवाई, कोई भी एक दवाई 0.02 के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं कि 0.1 का लेवल दिया है। बहुत ऐसी दवाइयां हैं कि 1 किलो में 0.01 मिलीग्राम, 0.01 मिलीग्राम से लेके 0.01 मिलीग्राम इतना कम आना चाहिए। तो दोस्तों हमें दवाओं का इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत कम करना है, क्योंकि उससे कैंसर जैसे रोग, बीमारियां और बहुत सारी बीमारियां इस दवाओं से होती है। लेकिन ये जो केमिकल खाद डालते हैं इससे कोई दवा बीमारी नहीं होती। दुनिया में इसके रेसिड्यू कभी भी कहीं भी चेक नहीं किए जाते। जैसे कि सल्फर गंधक, वो हमारे लाल कोड़ी को, काले कोली को यानी कि एक्रेसिड और फंजीसाइड से करके भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका भी डिटेक्शन रेसिड्यू चेक नहीं करते, क्योंकि ये भी हमारे शरीर की जरूरत है। जिंक की जरूरत है, फेरस की जरूरत है, मैग्नीज के, कॉपर के, बोरॉन के है,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैश, नाइट्रोजन, इस प्रकृति ने, इस निसर्ग में ने हमारे पृथ्वी के वातावरण में नाइट्रोजन कितना दिया है? 78%। 78% क्यों दिया है? क्योंकि हर जीवित को, हर जीव को इस नाइट्रोजन की भी जरूरत है, ऑक्सीजन की है, हाइड्रोजन की है, ये सारे न्यूट्रिएंट की है। तो ये केमिकल खाद डालने से हमारी जमीन खराब होगी, लेकिन किसी के भी प्रकृति पे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, उस पे वो कमेंट करते हैं। मेरे ख्याल से एक आमिर खान का शो आया था, उसमें 2 या 3 एपिसोड उसने इसके ऊपर लिए कि बहुत सारा यूरिया डाला जाता है, बहुत सारा ये केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या है। और हमारे जैसे पूरे बीएस एग्रीकल्चर, एमएस एग्रीकल्चर, पीएचडी सभी के सभी देखते हैं और चुप बैठते हैं। ससुरे किसी को अकल का या भेजा है, या पढ़े हो या नहीं हो, ये डाल दिया, हमारे प्रकृति में बदलाव हो गया, ऐसा कोई रिसर्च पेपर दुनिया में नहीं है। ये डाल दिया तो हमारी मिट्टी खराब हो रही है, पीएच खराब हो रहा है, ईसी खराब हो रहा है, ये बराबर है। इसकी ये सिखाने की जरूरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद किसी भी जीव जंतु, कोई भी जानवर या मानव के प्रकृति पर कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि जो ये देवता है, फसल, पेड़, पौधे, एक मानव की जो देवता है, इस सृष्टि की जो देवता है, उसको इस प्रकृति ने इसीलिए बनाना है कि जमीन से आपने कितना लेना है, क्या लेना है, उसका क्या बनाना है, और सामने वाले खाने वाले को ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही देना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही देना है। इसीलिए दोस्तों बनाया है पेड़ पौधों को, इसीलिए सारी सृष्टि जीवित है, बनाने वाले प्रकृति ने इसका ख्याल रखा है। तो ये आमिर खान वगैरह जैसे पागल लोग जो बात करते हैं, जिसका ज्ञान एग्रीकल्चर का, जो एग्रीकल्चर साइंस, ये कृषि शास्त्र जिसे मालूम नहीं है, किसी भी बंदे ने, चाहे वो एनिमल का डॉक्टर हो या मानव का डॉक्टर हो, उन्होंने भी अगर मालूम नहीं है तो सीखना चाहिए। उसमें अलग कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां या कुछ क्या बोलते हैं अभी, लॉजिक मन से आता है, और शास्त्र, साइंस होता है, वो बहुत सारे परिश्रम के बाद, बहुत सारे अध्ययन के बाद आता है दोस्तों, वो ऐसे वैसे नहीं आता। दोस्तों हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, अगले वीडियो में यही से हम कंटिन्यू करेंगे, और अगला सब्जेक्ट यानी कि देखने के लिए भी सभी के पास टाइम होना चाहिए। तो हम छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है, ये जो विषय है, ये सभी का अध्ययन, उसका आकलन होने के लिए हम थोड़ा सा वीडियो बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरे किसान भाई उसको जान जाए, समझ जाए, और उसके ऊपर कुछ तो करे, खुद का खर्चा कम करे, अच्छा प्योर प्रोड्यूस निकाले, पैदावार निकाले, इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों रिफॉर्म एग्रो सॉल्यूशन से मैं एनडी पाटिल पिलीवकर, महाराष्ट्र सोलापुर पिलीव से। धन्यवाद।